मंच सज चुका है, नेता तैयार हैं। प्रधानमंत्री खुद चुनाव रैली के लिए पहुंचेंगे। चुनाव ऐलान के बाद पहली रैली बांका में। कुछ सवाल ऐसे जो दिल्ली से पटना तक लगातार बिहार चुनाव को कहीं ना कहीं डिगा रहे हैं, हिला रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि बिहार चुनाव का मतलब सिर्फ बिहार नहीं। ऐसा क्यों? हमारे साथ इस वक्त अरुण जेटली साहब हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। अरुण जेटली जी, अवसर भी है, चुनौती भी है। एक शब्द का इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया गया है, बिहार चुनाव। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि चुनौती है ये? देखिए, चुनौती इसलिए है कि केंद्र में जब से मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोकसभा में हम लोग जीते, अधिकतर विधानसभाओं में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, दिल्ली वाली हम लोग हारे, और इसलिए बिहार में हमारी जीत एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत होगी। दूसरा कारण यह है कि बिहार की एक विशेष स्थिति है। बिहार आज भी देश के पिछड़े राज्यों में से है, और आर्थिक दृष्टि से तो अभी पिछड़ा है, और बिहार को उच्च पिछड़ेपन से निकालना है। उसको निकालने की क्षमता एनडीए और बीजेपी में है। हमारे मुकाबले में जो गठबंधन है, उन तीनों को अवसर मिला है। कांग्रेस को 40, 43, 43 इयर्स का मिला, आरजेडी को मिला, जेडीयू को मिला, कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं ला पाए। जंगल राज के जमाने में तो और पीछे चला गया, और उस गठबंधन में जो सबसे बड़े प्लेयर हैं, उनकी तो विचारधारा है कि विकास के नाम पर ना वोट मिलता है, ना विकास करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए बिहार के आर्थिक अस्तित्व का यह चुनाव है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका महत्व है। ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि आप बार बार जब जंगल राज कहते हैं तो आपके जहन में नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। ये संकेत है कि आप यही एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। देखिए, जहां तक जेडीयू का प्रश्न है, जेडीयू ने बिल्कुल पॉलिटिकल मैच्योरिटी और कंसिस्टेंसी नहीं दिखलाई है। मैं इसके दो मूल कारण मानता हूं। लोहियावादी लोग कांग्रेस की गोद में बैठेंगे इस देश में, यह कभी लोहिया जी की कल्पना नहीं थी। और बिहार का जेडीयू जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था जंगल राज को उखाड़ फेंकने में, वो उस जंगल राज के निर्माताओं की गोद में बैठेगा, यह भी स्वाभाविक नहीं था। और इस गठबंधन में जो की प्लेयर हैं, वो लालू जी हैं। वो चुनाव लड़के खुद मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अपने आप को घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सजा हो चुकी है। इसलिए जेडीयू नीतीश जी को उन्होंने आगे रखा है, और ये चुनाव हम इस तीनों के खिलाफ है। और इसीलिए मैंने आज ये अपने जब दृष्टिपत्र रिलीज किया तो उसमें ये कहा कि ये तो 68 साल तक तीनों मिलकर राज्य में रहे हैं। हमारे नेतृत्व वाली सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बिहार ने आज तक देखी नहीं है, इसलिए हमें अवसर मिलना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का अब कहीं ना कहीं एक लिहाज से दुख होता है कि नीतीश के साथ 8.5 बरस गुजारे, अगर वो डिरेल्ड थे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा। उस वक्त की आवश्यकता थी 2005 में जब ये गठबंधन बना, कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकालना एक आवश्यक था। और आरंभ में ये प्रयास भी हुआ कि शासन चले, सरकारी दफ्तर चले, अस्पताल चले, डिस्पेंसरी चले, गांव में स्कूल बने, सड़क बने। लेकिन मुझे लगता है कि जब जेडीयू ने यह तय कर लिया कि मेरी राजनीति विकल्प दूसरा है, और इसलिए वो उस रास्ते की तलाश में चले गए और नए साथियों को खोजने लग पड़े, तो मुझे लगता है कि आरंभिक 2-3 वर्षों के बाद राजनीति ने दिशा बदल ली थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे दुख होता है, लेकिन इस बात का खेद जरूर है कि एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी ना दिखलाए और डेस्परेशन में आ जाए कि चलिए कांग्रेस को भी ले लो और जंगल राज के प्रतिनिधियों को भी ले लो, किसी तरीके से गठबंधन बन जाए। ये तो बिल्कुल एनार्किक गठबंधन है। नहीं, तो ये आप मानकर चल रहे हैं कि लालू अगर इस चुनाव की धुरी में केंद्र में आकर खड़े हो गए हैं, तो बिहार चुनाव विकास के लिए नहीं, बल्कि फिर मंडल, फिर आरक्षण, फिर जातीय वोट बैंक। इसमें कोई संकोच रह गया क्या? बिहार को बांट कर चुनाव जीत लिया जाए, ये तो वो प्रयास कर ही रहे हैं।
ये राजनीति 2005 में भी 2010 में भी फेल हुई और इस बार भी फेल होगी। नहीं तो आप अलग कहाँ खड़े हैं? आप भी तो उसी दिशा में हैं। बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल पूरे समाज को साथ लेकर पूरे बिहार के संतुलित विकास के लिए, हमारे किसी अभियान में आपको इस प्रकार को समाज के बांटने की आवाज नहीं आएगी। पासवान, कुशवाहा, मांझी, याद कीजिए इनका अतीत क्या है। देखिए, हम लोगों के एनडीए के जो नेता हैं वो अलग अलग समाज से हो सकते हैं, लेकिन एनडीए के नाम पर समाज को क्रैक कर दिया जाए और एक कास्ट के खिलाफ खड़े हो जाओ, ऐसा कोई हमारे यहाँ नहीं है। हम समाज के हर वर्ग को, हम बैकवर्ड को, हम दलित को, हम अपर कास्ट को, हम हर पूरे समाज को लेकर साथ चल रहे हैं। जितना कंपोजिट अलायंस हमारा है, शायद ऐसा अलायंस बिहार में बहुत कम बना है। लेकिन जेटली जी, ये कल्पना की जा सकती है, आपने खुद पहली लाइन में कहा कि बिहार की हालत आर्थिक तौर पर बहुत ही खराब है, ये आपने कहा। अब अगर विजन पत्र में इस बात का जिक्र हो कि दलितों को टेलीविजन दे दिया जाए, ये मजाक नहीं है तो क्या है? मजाक बिल्कुल नहीं है। आप जहां दलितों के टोले हैं, जहां कम्युनिटी रहती है, उस कम्युनिटी को आप लोग एक देंगे। हर घर में देने की उसमें बात नहीं है, टोलों की शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसलिए यहां पहले भी होता रहा है, जहां बहुत गरीबी है और उनका जीवन को स्तर उठाने के लिए जो प्रयास होता है, उसके लिए कई राज्यों के अंदर ये राजनीति अपनाई गई है। जो मोस्ट इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, उसके लिए तो आपको इस प्रकार की स्टेट सपोर्ट सिस्टम देनी पड़ेगी। आप खाना देते हो, आप फ्री शिक्षा देते हो, आप फ्री इलाज करवाते हो, आप फ्री कम्युनिटी सेंटर बनाते हो, उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर टेलीविजन लगाते हो। इसमें आश्चर्यजनक बात क्या है? ये आपको लग नहीं रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर व्यवहार कर रही है? निश्चित रूप से नहीं। देखिए, गरीबी को दूर करने के लिए कई ऐसे वर्ग हैं जिसमें आपको स्पेशल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और इसलिए जहां गरीबी है वहां किसी प्रकार का सपोर्ट मैकेनिज्म देना, इसमें मजाक शब्द का प्रयोग मत करें। नहीं तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो गरीबी की रेखा से नीचे जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, बिहार में जो कृषि पर निर्भर लोग हैं, उनकी तादाद, पर कैपिटा इनकम जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में है, आपको लगता नहीं है कि ये वाकई अच्छा नहीं है शब्द कि टेलीविजन दे देंगे? मुझे लगता है कि ये गरीबी की जो आज भी 68 वर्ष के बाद स्थिति है, वो देश का सर झुकने वाली बात है। और इसलिए आप उसके लिए हर खेत को पानी मिले, हर खेत को बिजली मिले, बिहार में बिजली का निर्माण हो, बिहार में सड़कें बढ़िया बने, बिहार के अंदर उद्योग पहले फूड प्रोसेसिंग के फिर दूसरे लाने का प्रयास करें, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बने कि यहाँ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, वो साधन बाहर जाता है। और उसके साथ साथ जो लोग बिल्कुल इस डेवलपमेंटल प्रोसेस का भी लाभ जिनको नहीं मिलता, उनके लिए तो स्टेट सपोर्ट, स्टेट सब्सिडी हर प्रकार की मिलती है। ये तो भारत का एक आर्थिक पैटर्न है। हम केवल पुल अप या ट्रिकल डाउन से थोड़ी ना उनका विकास कर पाएंगे। आपको स्पेशल पॉवर्टी एलिविएशन मेजर्स लेने पड़ेंगे। वो मजाक की बात कहाँ से है, वो तो वास्तविकता है। तीन चेहरे आपके सामने खड़े हैं। एक है लालू प्रसाद यादव, जिसे आप जंगल राज से जोड़ रहे हैं, आरक्षण और मंडल से जोड़ रहे हैं। दूसरा चेहरा है नीतीश कुमार, जो डेवलपमेंट का जिक्र करते रहे। आपने खुद कहा कि बीजेपी साथ इसीलिए खड़ी थी कि जंगल राज खत्म हो। तीसरे चेहरे कांग्रेस के तौर पर राहुल गांधी हैं, जो सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी को लेते हैं, सूट बूट की सरकार, इन चीज़ों का। इन तीन चेहरों से एक साथ बिहार में लड़ना है और मैसेज देश को देना है। विजन है क्या? निश्चित रूप से विजन है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार चली है और जिस स्वच्छ तरीके से सरकार चली है और जिस प्रकार विकास की राजनीति के आधार पर चली है, आज तो पूरी दुनिया में धीमापन आया है और भारत की आर्थिक दौड़ का जिक्र आज पूरी दुनिया में जिक्र होता है। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल एजेंसीज कहती हैं कि ब्राइट स्पॉट है इंडिया। और इसलिए उस मॉडल को एक कमज़ोर राज्य के ऊपर लागू करना, उसको गरीबी की उस स्थिति में से बाहर निकालना, ये हमारा दायित्व है। तो आपको लगता है कि जब आप जंगल राज कहते हैं तो निशाने पर नीतीश भी आ जाएंगे, राहुल गांधी भी आ जाएंगे? मुझे लगता है कि तीनों में से किसी का इतना सफल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ी डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की हो। और इसलिए
जंगल राज पे एम्फोसिस देना या कांग्रेस के वेस्टेड 43 वर्षों के ऊपर देना, उसका एक अपना प्रभाव है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार के साथ एक अस्मिता शब्द इस रूप में जुड़ा रहता है जिसको नीतीश ने डीएनए मामले में उभारने की कोशिश भी की। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया था, निश्चित रूप से बिहार की खेती के बारे में नहीं था, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स के बारे में नहीं था, लेकिन जो राजनीति जेडीयू ने की, जिस राजनीति में बिल्कुल पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है और इतिहास है उस इनकंसिस्टेंसी का, उसका जिक्र था। वो इनकंसिस्टेंसी बिहार के स्वभाव की नहीं है, वो एक दल और व्यक्ति विशेष के स्वभाव की है। वो प्रधानमंत्री की भूल नहीं थी। मैं मानता हूं कि उनकी राजनीति का, अपने राजनीतिक विरोधी की राजनीति का विवरण था और वो विवरण करने का हर एक को अधिकार है। सरसंघ चालक का आरक्षण के बारे में जो कहना, वो भूल नहीं थी, बिल्कुल गलती नहीं था। उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा। जब 1990 में मंडल आयोग आया था तो संघ की तो स्पष्ट भूमिका आरक्षण के समर्थन में थी। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा भूमिका आरक्षण के समर्थन में रही है और रहेगी। आपको लगता है कि इस देश में विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए आरक्षण एक सबसे बेहतरीन हथियार है? देखिए, मैं मानता हूं कि विकास और आरक्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। विकास का एक मॉडल है कि जिससे आर्थिक ग्रोथ, विकास तेजी से बढ़ता है, देश में एनरिचमेंट आती है, उसका स्वाभाविक लाभ गरीब आदमी को भी होता है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। इसलिए आपको 2 कदम और उठाने पड़ते हैं। पहला कदम है कि गरीबी उन्मूलन योजनाओं के माध्यम से उस गरीब को थोड़ा उठाओ, और दूसरा कि जो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से पीछे रहे हैं, जिनमें जो बराबरी के स्तर पे नहीं थे, उनको बराबरी के स्तर पे खड़ा करने के लिए आप आरक्षण की सुविधा दो। इसलिए विकास का, पॉवर्टी एलिविएशन का और रिजर्वेशन का आपस में कोई विरोध नहीं है। तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं समाज का उत्थान करने।